जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। हम लोग पीसीएस को टारगेट करते हुए पीसीएस 2023 को टारगेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन पेपर को लगा रहे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है 14 मई को, है ना, 14 मई 2023 को। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने देख लिया है 2022 का पेपर देख लिया है, 2021 का देख लिया है और 2020 का देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। और आप लोगों ने एनालिसिस अगर किया होगा तो देखा होगा आप लोगों ने कि 70 से 80 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डिक्टो रिपीटेड मिलेंगे, है ना, रिपीटेड मिलेंगे। तो हम क्यों ना 70 से 80 क्वेश्चनों को इन 4-5 पेपरों में ही समेट दें और जो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है बार बार उसको हम लोग अच्छे से लगा के जाएं। किसी गंदी टेस्ट सीरीज के पेपर हल करने से अच्छा है कि जो आयोग के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज या कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर हम लोग काम करें और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अच्छा, जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक ये सहूलियत हो जाती है कि उनको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ पढ़ना क्या है। आप लोग पूछते हैं करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को अपडेट कर लीजिए आप लोग, है ना। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ ज़रूरत पड़ी करंट अफेयर को अपडेट करने की उसको हम लोग अपडेट कराते हुए चलेंगे। तो नेचर थोड़ा सा बता दें, जो एस्पिरेंट नए हैं उनको बता दिया जाए कि समय मिलेगा आपको 2 घंटा। 2 घंटे का समय होता है। 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और निगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। अगर पिछले साल के हम कट ऑफ की बात कर लें तो कितना हल करके आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी भैया 2019 में जो कट ऑफ गई है, 2019 में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है? अगर 117 नंबर कट ऑफ गई थी, है ना। और अगर क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन कितने 87 क्वेश्चन जिसके कटपिट के सही थे उन्होंने मेंस दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आने वाले जो एग्ज़ाम्स है उसको टारगेट करेंगे कि हाँ भाई कम से कम कितने क्वेश्चन हम लोग हल करें। और यकीन मानिए कि ईमानदारी से अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है, प्रीवियस ईयर पेपर पे काम किया है तो आप कर ले जाएंगे। 100+ क्वेश्चन करके आना है। 150 में 150 मत करने की कोशिश करिए, क्योंकि 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि किसी को नहीं आते हैं, 15 क्वेश्चन। और 2-4 क्वेश्चन आयोग जानबूझ के गलती से या फिर कह सकते हैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाल देता है कि उसी के चक्कर में और उसके बगल वाला या उसके आगे पीछे वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम देखेंगे कि जो आयोग ने आंसर की जो रिवाइज आंसर की है उसमें किन क्वेश्चनों को बाहर कर दिया है और उस पर किसी को नंबर नहीं दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 1.5 घंटे हम लोग 1 से 1.5 घंटे में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग भी पेशेंस बना के रखिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको आप लोग लिखते चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? अब इसको अपडेट कर लेना है आपको, 2022 में कहाँ किया गया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ किया गया था 2019 में? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। चलिए, कतर की राजधानी दोहा है, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था भैया, है ना, और वही बार बार पूछा जाता है, वही बार बार पूछा जाता है। अब देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अब ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो तो विशेषकर ध्यान दें कि पूछा क्या जा रहा है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। अभी देखिए 2022 वाले में पूछा गया, 2021 वाले में पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बेरी बेरी किससे होता है? तो ये जो पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग करते हैं उससे बेरी रोग हो जाता है। घेघा किससे होता है? तो थायराइड की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। वर्णांधता जो है एक आनुवांशिक बीमारी है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए विटामिन आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, है ना। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन B1 B2, ये सब पढ़ के जाइए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। साइंस के क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार नए नहीं बनाए जाते। चलिए लगाइए, मिलाने के लिए कह रहा है, सुमेलित नहीं है। विटामिन B6 धान की चोकर, ये कई बार पूछा गया है। राइस ब्रांड, और विटामिन B2 कार्ड, यकृत तेल, विटामिन ई अंकुरित
गेहूँ, अंकुरित तेल और विटामिन के, अल्फाल्फा। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं सुमेलित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। ये कहाँ होता है भैया? तो ये डी में होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी होता तब ये सुमेलित होता। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, मिलाने के लिए दे देता है डायरेक्ट। चलिए अब देखिए कथन और कारण का क्वेश्चन है ये, है ना, लगाइए थोड़ा सा। विटामिन से ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो विटामिन, वसा, प्रोटीन ये सब पढ़ के जाइए, साइंस से यहीं से क्वेश्चन बनता है। लगाइए इसको जरा भैया। कह रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते क्योंकि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। अब बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, कथन और कारण का सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। आपने देखा होगा कि विटामिन की आवश्यकता हमें कहाँ होती है? कहाँ होती है? शरीर के अंदर ही जो है संश्लेषित होते हैं कि नहीं होते? तो भैया ये तो कथन सही है कि जो संश्लेषित नहीं होते। क्या ये सही है? हाँ सही है। हमें बाहर से ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी की, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। और जो इसका कारण दे रहा है यानी कि दूसरा कथन है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी कई बार पूछा गया है ना, कई बार पूछा गया। अभी 22 वाले पेपर में पूछा गया है, 21 वाले में पूछा गया है। मिलाइए जरा इसको, मिलाइए, कह रहा है मिलाने के लिए, है ना। केवलार, टेक्साल, जिंक फास्फाइड, ट्राइनाइट्रोसेलुलोज, और एक तरफ दिया है विस्फोटक, संश्लेषित रेशा और कैंसर रोधी दवा, रोडेंट नाशी। मिलाइए भैया इसको। आसान था क्वेश्चन, अगर एक आप मिला ले गए तो काम चल जाएगा, है ना। तो केवलार को मिलाइए कहाँ? संश्लेषित रेशा से। केवलार क्या है? रेशा। ए का दूसरा 2 ऑप्शन में है, तो 2 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इस पे काम ही नहीं करना है, हमें खेलना है ये 2 ऑप्शनों पे। और डी में देख रहे हैं आप जो है पहला है ट्राइनाइट्रोसेलुलोज, ये जो है विस्फोटक है। अब टेक्साल और जिंक फास्फाइड पे हमें काम करना है। जिंक फास्फाइड क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि रोडेंट नाशी है, रोडेंट नाशी है। तो सी में चौथा ये एक ऑप्शन है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। पहले में दूसरा और बी में तीसरा। टेक्साल क्या है? कैंसर रोधी। यही आपका आंसर होगा। कौन सा? बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यही सब क्वेश्चन बार बार लगाइए आप लोग, और देखिए रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है ना वो गलत करके मत आइए भैया, इसीलिए कहा जाता है कि पुराने पेपर पे काम करके जाइए। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। ठीक है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? इस परिघटना को क्या कहा जाता है वो आपसे पूछ रहा है। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? आप लोगों ने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर उसको लगाया होगा तो ये आंसर आप लोग कर ले जाएंगे। तो ऊर्ध्वपातन एक प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की, वो सही इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण में क्या होता है? भाप बन के होता है। यहाँ भाप नहीं बनता है, डायरेक्ट जो है गायब हो जाता है। विकिरण जो है सूर्य के द्वारा जो प्रकाश होता है वो चलता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। कई बार रिपीट हुआ है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन बना है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। 4 ऑप्शन है, लगाइए इसको भैया, है ना। अब ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को गलत मत करिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन जब आपके गलत हो जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। हाँ, नए क्वेश्चन सबके लिए नए होते हैं, इसीलिए जो नए बच्चे हैं वो एक बार देखेंगे तो चीज़ें आसान होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, इसके कई उदाहरण हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। क्या? जो मृगमरीचिका है, आप लोग देखते होंगे कि जब साइकिल चलाते हुए गर्मियों में जाते होंगे तो दूर कहीं सड़क पे पानी जैसे दिखाई देता है, वो क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का
उदाहरण वो भी है ना। और जो नेटवर्किंग व्यवस्था बनाई गई है, जो डाटा बनाया गया है हिंद महासागर में, जाल बिछाई गई है, वो किसके द्वारा है? तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। एंजाइम से पूछा है। अभी हमने हार्मोन्स के बारे में देखा, विटामिन के बारे में देखा, अब एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। एंजाइम के बारे में क्या पूछ रहा है? एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, ठीक है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। एंजाइम आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो भैया दोनों कथन सही हैं। एंजाइम जो है वे जैव उत्प्रेरक हैं, कैटालिस्ट कहलाते हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। एंजाइम सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है भैया? तो ए इज द राइट आंसर। लोहे का अभाव होता है, कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और जो है इसमें ढेर सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ये कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोग में प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुल्लेरीन, ग्रेफिन और केवलार। अब इसको जो है कह रहा है कि प्रयोगशाला में जो बनाया गया है वो कब कब बनाया गया है उसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? थोड़ा सा अगर ईयर याद होगा तो काम हो पाएगा। नया क्वेश्चन था ये भैया, है ना। तो ब्लैक गोल्ड कब का है? तो 2019 का है, 2019 का है। फुल्लेरीन कब का है? 1985 का है, 1985 का है। ग्रेफिन कब का है? 2004 का है, 2004 का है। और केवलार कब का है? 1964 का है। इधर लिख दे, 1964 का है। मिला लीजिए। अब पहले कौन आएगा? 1964 आएगा, यानी कि चौथा होगा। पहले नंबर पे ये होगा, उसके बाद फिर 1985 होगा। चौथा दूसरा, चौथा दूसरा तीसरा पहला, चौथा दूसरा तीसरा पहला। देख लेते हैं, है ऑप्शन में चौथा दूसरा तीसरा पहला। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए। बिब्लियोमेट्री क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या माना है आयोग ने? तो सूचना प्रबंधन उपकरण है, सूचना प्रबंधन उपकरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उसका सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित है। आपने देखा होगा कि सूर्य की जो प्रकाश आती है पृथ्वी पे और प्रकाश फिर परावर्तित हो जाती है। तो उष्मा बजट आपने पढ़ा होगा, उसी में एल्बिडो एक शब्द है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर जब पड़ता है तो कितना प्रकाश उत्सर्जित कर दिया जाता है पृथ्वी के द्वारा या फिर जो बादलों के द्वारा या धूल कणों के द्वारा, है ना। उसी को एल्बिडो कहा जाता है। किसी क्षेत्र से जो प्रकाश उत्सर्जित किया जाता है उसका एल्बिडो मान कहलाता है। तो ये कह रहा है एल्बिडो संबंधित है किससे? वापसी की शक्ति से, वापसी की शक्ति से। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आप लोग उष्मा बजट वगैरह पढ़ लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन था, है ना, और इन्वायरमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं आप। गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में और आप लोग अगर यहाँ हल किए रहेंगे तो आसानी होगी। चलिए बताइए, गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो लगाइए इसका भैया क्या सही है। कह रहा है यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। अच्छा, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। दोनों सही है, दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
अब देखिए, ये मिलाने के लिए इतनी बार पूछता है, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, कई बार पूछा गया है। कह रहा है सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। मिलाइए भैया इसको जरा और बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें तो सुमेलित नहीं है जो कह रहा है वो डी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल भैया ये किससे है? वैश्विक तापन से, है ना, किससे है? वैश्विक तापन से। ये गलत है, ये होगा वैश्विक तापन। आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना। और ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, वो सॉरी 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर इसमें कुछ बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो ये कब का है भैया, कब का है क्योटो प्रोटोकॉल? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो 11 दिसंबर 1997 को, कब? 11 दिसंबर ये पूछा गया है 1997 को, है ना। कहाँ? जापान के क्योटो शहर में इसे स्वीकार किया गया था। अगर बात करें कि इसे लागू कब किया गया है, तो 2005 में इसे लागू किया गया है। इससे क्या होता है भैया, तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसे ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसको कम करने की बात की गई है कि इन्वायरमेंट में कम जो है गैसों का रिलीज किया जाए और उससे जो है वैश्विक तापन में कंट्रोल होगा। चलिए, ये कई बार पूछा गया है, आप लोग एक लिस्ट बना के इसको रख लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है जियोग्राफी से है या कह सकते हैं इन्वायरमेंट से है। जियोग्राफी का ही पार्ट तो है इन्वायरमेंट, उसको अलग कर दिया गया है। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। अच्छा, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, तो इस वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक होती हैं। तो ठीक है कि कम तापमान में रहती नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है। कथन ए और आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करती है। जब ये कम तापमान में नहीं रह पाएंगे, उष्णकटिबंधीय अधिक तापमान होता है तो यहीं रहती हैं भैया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन्वायरमेंट से। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा कम होती है। बी इज द राइट आंसर। क्या होता है कि आप जब पिरामिड पढ़ेंगे तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब जाएंगे तो ऊर्जा की मात्रा कम होगी, है ना, ऊर्जा की मात्रा कम होगी। इसी वजह से कहा जाता है जो शाकाहारी होते हैं, जो प्लांटों से डायरेक्ट जो है अपना भोजन लेते हैं, उनमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जो प्लांटों से, जैसे कोई जीव है प्लांट को खाया तो उसमें ऊर्जा 10% गई, फिर उस जीव को किसी ने खाया तो इसका 10% अब उस जीव में जाएगा, फिर उसको किसी जीव ने खाया तो उसका 10% ये जो है अगले जीव में जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऊर्जा की जो मात्रा है वो घटती जाती है और ऊर्जा का जो 10% का नियम है आपने पढ़ा होगा। चलिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंध है, जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? अब बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहा है। कौन सा है? नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। कई बार पूछा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए कहा जाता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को, इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो है पौधे क्या करते हैं, पूछा जाएगा एग्जाम में, पौधे कैसे लेते हैं नाइट्रोजन को? तो नाइट्रेट के रूप में, है ना, पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में इसे ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते, है ना, नाइट्रेट के रूप में इसे ग्रहण करते हैं पौधे। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये जो नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में उसको, उसका स्थिरीकरण करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। चलिए, अब देखिए इन्वायरमेंट का क्वेश्चन ये भी है ना। ये सब क्वेश्चन पेटेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं, है ना। तो कम से कम जो रिपीट हो क्वेश्चन वो गलत ना हो भैया। लगाइए इसको, धुआं यानी कि स्मॉग जो है आवश्यक रूप से वायुमंडल में
निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है वो आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका नाइट्रोजन तथा सल्फर के जो ऑक्साइड हैं, डी इज द राइट आंसर। धुआं जो है नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड के कारण जो है वायुमंडल में उपस्थित होता है। डी इज द राइट आंसर। ओजोन के बारे में, तो ओजोन कहाँ है भैया, तो ये समताप मंडल में है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, O3 होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो इन्वायरमेंट में 73% नाइट्रोजन पाया जाता है ना, और इसकी जो ये मात्रा है वो स्थिर रहती है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो 21% ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है कहाँ, पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, अगर पूछे तो ये पुरस्कार देता कौन है, तो ये यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा इसे दिया जाता है। कब से, 1987 से। 1987 से इसे प्रारंभ किया गया है। किसको, वैश्विक 500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1980। ये भी एग्जाम में कुछ पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। श्याम वीवर की बात कर रहा है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है। श्याम वीवर की बात कर रहा है, तो श्याम वीवर क्या है भैया, तो सिमट गया तारा जिसे ब्लैक होल कहा जाता है ना। श्याम वीवर सिमट गया तारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने बताया ना कि इन 4 पेपरों से 2022 से लेके 2019 तक के पेपर जो अगर आप सॉल्व कर लिए ईमानदारी से, तो 70 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। 70 प्लस क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अच्छे से इसको लगाइए क्वेश्चन। कह रहा है गंगा में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। बताइए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपको बताना है। कई बार पूछा गया है। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ है, ये दक्षिण भारत का अगर हम मैप बनाएं दक्षिण भारत का, तो ये जो एरिया है ये पश्चिमी घाट का एरिया है ना। पश्चिमी घाट का एरिया, जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है ना। चलिए, और ये जो पश्चिमी घाट का एरिया है, ये यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ब्लैक मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, कपासी मिट्टी पाई जाती है, रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। इसी को एक ही मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, इस क्षेत्र में पाई जाती है। कपास के लिए ज़्यादा लाभदायक होती है। पश्चिमी घाट में यहाँ से हिंद महासागर से जब हवाएं चलती हैं, तो पश्चिमी घाट में यहाँ केरल के पास सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे कराती है। चलिए, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्वेश्चन हर साल यहाँ से बनते हैं। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग इसके लिए नोडल एजेंसी, पहले योजना आयोग थी, बाद में इसे नीति आयोग कर दिया गया है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। चलिए अब अपडेट कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको कि उपाध्यक्ष इनके बदले गए हैं, है ना, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 आप याद रख लीजिए। 280 अनुच्छेद
वित्त आयोग जो है का प्रावधान करता है अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं तो दिखबे ना करेगा। क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही हो भैया तो सपोर्ट करिए चैनल को, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कह रहा है लघु उद्योग के लिए बनी निम्न समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति और एस कोहली समिति, कारवे समिति। मिलाइए भैया। नायक समिति कब की है? नायक समिति 1991 में बनी थी। कब बनी थी? 1991 में। 1991 में। आबिद हुसैन समिति 1995 में। 1995 में। कोहली समिति कब बनी थी भैया? तो 2000 में, सन 2000 में, है ना, 2000 में। कारवे समिति कब की है? तो 1995 की है। 1955 की है, सॉरी 1955 की। तो मिलाइए, 1955 पहले आएगा, यानी कि चौथा पहले है। एक ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन है, पहले चौथा होगा फिर दूसरा होगा। इसका जो आयोग ने आंसर माना है भैया वो बी माना है, जबकि गलत है ना। आयोग ने आंसर इसका बी माना है, लेकिन सॉरी, इसका जो उत्तर माना है आयोग ने वो क्या माना है? सी माना है, सी माना है ना। मिलाइएगा आप लोग। तो पहले का, पहले चौथा ठीक है, एक ऑप्शन से ये चीज़ें हल हो सकती थी। दूसरे में इन्होंने 1995 और जबकि 91 वाला तीसरे नंबर पे रखे हैं इन्होंने, और ये इसको बाद में रखें। तो सी इज़ द राइट आंसर माना है आयोग ने, जबकि ये जो है बी हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर होता है ना, जब चीज़ें इतनी डीप जाके पूछें। हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ी ना था, है ना। आयोग कब गठित किया गया, कुछ पेटेंट हैं वो पूछे जाते हैं, ये नया क्वेश्चन था, सबके लिए था, इसको छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर था। चलिए, कह रहा है कार्यक्रम है और प्रारंभ वर्ष है। ये हर साल पूछा जाता है। 3, 4, 5 जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, है ना, और कह सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण हो गया और स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन बनता है। मिलाइए इसको जरा भैया। कह रहा है कि कार्यक्रम दिया है और प्रारंभ वर्ष दिया है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मिलाइए इसको। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब का है? 2005 का है, 2005 का है। तो इसको मिलाइए, डी को तीसरा मिलाइए एलिमिनेट करके, डी में तीसरा, डी में तीसरा, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। 2 ऑप्शन आपके पास बचे और ए में दूसरा शो कर ही दिया है। ऐसी कंडीशन में जब कंफर्म हो तब ये सब करना चाहिए, है ना। तो ए में दूसरा, ए में दूसरा, ठीक है। और बी में समन्वित बाल विकास कार्यक्रम कब का है? तो ये भैया 1975 का है, 1975 का है। बी में पहला, बी में पहला, बी में पहला, ये है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, सी होगा। पहले में दूसरा, बी में पहला, सी में चौथा और डी में तीसरा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, है ना, पूछा जाएगा, फिर से पूछा जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप लोग पूछते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं करंट अफेयर, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो ऐसे पूछे जाते हैं। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। अच्छा, उसका कारण बता रहा है पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। तो ठीक है ना, दोनों से ये ए आर की व्याख्या करता है ना। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था, है ना, करंट अफेयर से कनेक्ट करके पूछा गया है। ये देखिए 70 बार पूछा गया है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा?
सी इज़ द राइट आंसर। 15 से 49 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है ना। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, ये कार्यबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य यहाँ पूछ लिया है। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके अस्थायी प्रबंधन की लक्षित करेगा। कब तक, किस अनुच्छेद, ये एसडीजी में है 17 गोल है। एसडीजी में 17 गोल हैं, उसमें से कौन सा गोल है जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, हर घर नल योजना जो आप लोगों तक पहुंच रही है, वो किस एसडीजी के अंतर्गत आता है। तो ऐसे नहीं कोई करा रहा है ना भैया, वो सतत विकास लक्ष्यों को अपने पूरा करने के लिए, खैर कुछ भी हो लेकिन है तो हमारे लिए ही है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, तो एसडीजी नंबर कितना है, एसडीजी नंबर 6 है ना। आप लोग ये 17 गोल जो रखे निर्धारित किए गए हैं, इसको एक बार लिस्ट बना के देख लीजिएगा। हर बार, अभी पिछली बार भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा, पानी की उपलब्धता एसडीजी 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया है। क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। थोड़ा तेजी से हम लोग देखेंगे। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। सामान्य स्थिति बेरोजगारी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, है ना। कंपनी एक्ट आपने अगर पढ़ा होगा इकोनॉमी में तो ये का हो सकता था, है ना। लगाइए इसको जरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्या कह रहा है पहले ये तो देखिए। कंपनी एक्ट 2014 ने सीएसआर को कार्यान्वित, क्या है, सीएसआर को अनिवार्य बना दिया है। कंपनी एक्ट 2014, ये 2014 का थोड़ी ना है, 2013 का है कंपनी एक्ट। इसके अंतर्गत आने वाले कंपनियों को अपनी वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% सीएसआर गतिविधियों में व्यय करना होगा। कितना कह रहा है, 1%, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्या है भैया, क्योंकि ये कह रहा है कंपनी एक्ट 2014, तो कंपनी एक्ट 2014 का नहीं है, 2013 का है। अगर ये 13 होता, 2013 तब सही होता। और यहाँ जो कह रहा है कि 1% लाभ खर्च करेगा, तो नहीं, 1% लाभ की बात नहीं की गई है। यहाँ 2% जो है, 2% लाभ जो है खर्च करेंगी कंपनियाँ। कहाँ, कौन सी गतिविधियों में, सार्वजनिक गतिविधियों में। चलिए, एक वर्ष में। कंपनियां सिर्फ शोषण और दोहन करने के लिए संसाधनों का थोड़ी हैं, जब दोहन करेंगी तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा उनको। सरकार नियम कानून लगा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है, PQLI, बताइए भैया। तो इसका जो राइट आंसर है मॉरिस डी मॉरिस। मॉरिस डी मॉरिस इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान रहा है। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है, तो आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है, ये 2017 का है, तो 101वें स्थान पे था उस समय। और इस समय आप देख लीजिए कि कितने स्थान पे है, 2022-23 में, है ना। 2022-23 में भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कितना स्थान है, ये आप लोग देख के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये देखिए, वनस्पतियों से क्वेश्चन बना है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, मिलाने के लिए कह रहा है। मिलाइए भैया इसको। माक्ची, फिम्बस, चैंपरेल, मैटोरेल, मिलाइए। तो माक्ची कहाँ का है, भूमध्य सागर का है, भूमध्य सागर का है। एक अगर आपको पता होता तो काम हो जाता। माक्ची कहाँ का है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र का है ये। तो इसमें एक ही सही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। पहले में दूसरा है। फिम्बस कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का है। चैंपरेल कहाँ का है, तो कैलिफोर्निया का है। मैटोरेल कहाँ का है, चिली का है। ये वनस्पतियों को पढ़ के जाइए आप लोग, है ना, कौन से क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं,
है ना। कभी पूछेगा देवदार कहाँ पाया जाता है, और इपीफाइट्स प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे बबूल का वृक्ष पाया जाता है, अभी हमने पिछली क्लास में देखा है ना। तो ये सब पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी में। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ क्या रहे हैं? अब वो पुराना ट्रेंड खत्म हो गया, जब आप ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हैं 4-4 दिन, है ना, 6-6 दिन ओशिनोग्राफी पढ़ रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं, अब वो सब ट्रेंड खत्म हो गया है भैया। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, झरने, है ना, और वनस्पतियाँ, यहाँ सबसे। और मैपिंग विशेष महत्व का है ना। मैप आप लोग देख के जाइए। अब देखिए, राज्य और राजधानियों से क्वेश्चन पूछा है, देश की राजधानियाँ मिलाइए इसको। जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, है ना, उनकी राजधानियों को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलाइए। इसका जो राइट आंसर है, उज्बेकिस्तान ताशकंद, तजाकिस्तान दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अगस्ताबाद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए इज़ द राइट आंसर। सब सही है, ए इज़ द राइट आंसर। मिडिल ईस्ट के देख लीजिए, एशिया के जो देश हैं, है ना, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, इन सबको देख लीजिए। और यहाँ से जो इनकी राजधानियाँ हैं उसको देख लीजिए। रूस हो गया, और रशिया हो गया, चीन हो गया, और मंगोलिया हो गया। और मिडिल ईस्ट के देख लीजिए। और जो अरबियन देश हैं, है ना, कौन कौन से, सऊदी अरबिया हो गया, उसके बाद यमन हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब की राजधानियों को देख के जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अभी हमने बताया, फिर ये पूछ लिया है प्राकृतिक वनस्पतियाँ और क्षेत्र। ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। अधिपातप वनस्पतियाँ, ईपीफाइट, है ना, ईपीफाइट कहाँ होते हैं भैया? तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा पे, ये पृथ्वी है, मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है। इस क्षेत्र में जो प्लांट्स पाए जाते हैं इन्हें कहा जाएगा ईपीफाइट। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो ईपीफाइट पौधे जो है एक दूसरे पे आश्रय के लिए, है ना, एक दूसरे प्लांट पे आश्रय के लिए होती हैं। अजीवी वनस्पतियाँ हैं, वो कहाँ हैं? भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय भी है, उसको मत करिए, ए में दूसरा, ए में दूसरा, सब में है। बबूल आप जान ही रहे हैं, सहारा, सहारा क्यों? मरुस्थल क्षेत्र है, बबूल वहीं पे पाए जाते हैं, है ना, बबूल वहीं पे पाए जाते हैं। तो बी का तीसरा मिलाइए, बी का तीसरा 2 है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। और उसके बाद देवदार आप देख रहे हैं, देवदार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों पे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं देवदार के। तो डी में पहला मिला दीजिए, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट करके सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्राइब से पूछा गया है ना, ट्राइब से पूछा गया है क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लगाइए, जनजातियां हैं और एक तरफ स्थान है, और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पिग्मी कांगो, अफ्रीका का देश है, कांगो बेसिन, वहाँ पाया जाता है। अंगामी नागालैंड का है। रेंगमा कहाँ का है? वो भी नागालैंड का है ना। और एनू जापान का है। कहाँ का है? एनू जापान का है। किर्गिज जो है वो सूडान का नहीं है भैया, किर्गिज जो है सूडान का नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। अच्छा, तो अगर किर्गिज सूडान का नहीं है तो कहाँ का है? कहाँ का है? तो ये जो एशिया के देश हैं, एशिया के जो देश हैं वहाँ से पाया जाता है किर्गिज, है ना। किर्गिज कहाँ का है? एशिया का है। अच्छा, एशिया में भी कहाँ के हैं? तो ये जो किर्गिज है ये मध्य एशिया का है। कहाँ का है? मध्य एशिया का है, मध्य एशिया का है ना, सूडान का नहीं है, सूडान का नहीं है। चलिए तो लिख दें यहाँ मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया का। बाकी तो 3 सुमेलित है ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंद महासागर से क्वेश्चन पूछ दिया है, मिलाइए इसको और बताइए कि कौन सा सही है। कह रहा है हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। ठीक है, कारण है हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो भैया सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की व्याख्या करता है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, पहाड़ियों से। मिलाइए इसको ज़रा। कह रहा है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम दोनों पूछ लेता है ना।
तो आप लोग मैप अगर देख के जाएंगे तभी काम बन पाएगा। ये दक्षिण भारत का जो एरिया है, वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, यहीं से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है पश्चिम से पूरब। तो सबसे पहले कौन है भैया? तो सतपुड़ा है, फिर महादेव है, मैकाले है, और लास्ट में छोटा नागपुर का पठार है लास्ट में। तो एक तो ऐसे ही रिलीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है डी वाला। 3 ऑप्शन पे खेलना था आपको। तो अगर आपको पता है कि पहले सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर मैकाले है, फिर छोटा नागपुर का पठार है ना। सतपुड़ा श्रेणु से ही नर्मदा और ताप्ती जो है यहाँ से बहती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ जो ये अरब सागर है, अरब सागर में जाके नर्मदा और ताप्ती नदियाँ यहाँ से गिरती हैं। सतपुड़ा के नर्मदा और ताप्ती नदियाँ यहाँ से बहती हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन है? सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है वो। अब बताइए इसको। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण है हिमालय में नई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र उपस्थित रहता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। हिमालयी क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये भूकंपरोधी क्षेत्र, भूकंप यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो मध्य गंगा और यमुना का मैदान है, इसमें सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो थार का मरुस्थल है राजस्थान के पास, ये है ही है। चलिए इसको बताइए। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो सरोवरी मैदान का उदाहरण है। सरोवरी मैदान का उदाहरण मणिपुर यहाँ है ना, मणिपुर यहाँ है, और इसके नीचे फिर मिजोरम है, इसके नीचे मिजोरम है, यहाँ नागालैंड है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। तो यही जो मणिपुर की बात कर रहा है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन जो है वो सरोवरी मैदान का उदाहरण है। सरोवरी मैदान क्या होते हैं भैया? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी होगा। दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती है। अभी हमने देखा नर्मदा नदी भी भ्रंश घाटी से बहती है। ये जो है सतपुड़ा श्रेणी है ना, और ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी है ना। तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदियाँ। नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। चंबल नदी की बात करें अगर हम, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से जो है निकलती है, और इस पे जो बांध बनाए गए हैं, कौन कौन से बांध हैं? राणा प्रताप और गांधी सागर, और एक है, कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गंडक नदी है ना, गंडक नदी और कोसी नदी, ये कहाँ बहती है? आप लोग बताइएगा। रामगंगा की क्या विशेषता है वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सब क्वेश्चन भैया बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि क्या है भैया? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। डी इज द राइट आंसर, सवाना प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय से फिर क्वेश्चन बना है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। जीवाश्महीन का मतलब क्या है? कि जीवाश्म नहीं है। अच्छा। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। अच्छा। वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये वाला गलत है, जीवाश्महीन नहीं है भैया। मुख्य हिमालय की परतदार जो चट्टानें हैं उसमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। तो पहला गलत हो गया। बचा कौन? ये
बी इज द राइट आंसर। बाकी दोनों सही है। यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्महीन नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। लो भैया, इतिहास का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। बताइए, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्के के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, क्योंकि कारण वो बता रहा है काहे ऐसा हुआ है। तो शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। दाम था। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। कथन और कारण दोनों सही। ए आर की व्याख्या करता है। चांदी का रुपया था। पूछा जाता है कि चांदी का क्या था और तांबे का क्या था। चांदी का रुपया था, चांदी का रुपया था, और तांबे का क्या था? तांबे का दाम था। तांबे का दाम, है ना, दाम था। ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, उल्टा करके दे देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, 4 युद्ध दिया गया है, उनका इतिहास में कालक्रम आपको पता होना चाहिए, है ना। लगाइए इसको। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मट का युद्ध, जजऊ का युद्ध। एक युद्ध इसमें जो है अकबर के द्वारा है, बाकी औरंगजेब के उत्तराधिकार से संबंधित जो युद्ध हुए हैं उसका है। तो सरनाल का युद्ध कब का है भैया? सरनाल का युद्ध है अकबर के समय का 1572 ईस्वी में, है ना। कब का है? 1572 ईस्वी का है सरनाल का युद्ध, या इसे कहा जाता है गुजरात का युद्ध, है ना। जब अकबर गुजरात अभियान पर गया था उसकी बात कर रही है ना। और इसका जो नेतृत्व किया था वो इब्राहिम मिर्जा के द्वारा, इब्राहिम मिर्जा को इसने मुगल सेना ने पराजित किया था इसमें गुजरात अभियान के दौरान। और अगर बात करें बिलग्राम की, तो बिलग्राम कब का है? 1540 का। 1540 का है। धर्मट का युद्ध कब का है? धर्मट का युद्ध कब का है भैया? तो ये जो युद्ध हुआ है, कौन सा? बिलग्राम का युद्ध, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ है, आपने देखा होगा इतिहास में। और धर्मट का जो युद्ध हुआ है, वो औरंगजेब के समय का हुआ है, 1658 का है। 1658 का है। और जजऊ का युद्ध है, बड़ा फेमस युद्ध है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कब का है? तो 1707 का है। 1707 का है। इस 1707 के जो जजऊ का युद्ध है, इसमें क्या हुआ था कि औरंगजेब की जो सेना थी वो दारा सिकोह की सेना को पराजित कर दी थी। दारा सिकोह यहाँ पराजित हुए थे, है ना। सॉरी, इसके बाद जो है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। धर्मट के युद्ध में, यहाँ धर्मट के युद्ध में जो दारा सिकोह थे वो पराजित हुए थे। 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो जो मिलाने के लिए कह रहा है कालक्रम के अनुसार 1707, 1658, 1540, 1572, तो पहले ये होगा, यानी कि पहले पे ये तीसरा हट जाएगा, 2 ऑप्शन है। तो पहले कौन सा होगा? बिलग्राम का युद्ध होगा। फिर क्या होगा भैया? फिर सरनाल का युद्ध होगा। तो दूसरा पहला, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ये ए होगा। पहले बिलग्राम का युद्ध होगा, फिर सरनाल का युद्ध होगा, फिर धर्मट का युद्ध होगा, फिर जजऊ का युद्ध होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हठ योग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कथन सही है। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ठीक बात है भैया, दोनों सही है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इक्ता व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग एग्जामों में पूछ लिया जाता है इक्ता व्यवस्था से। कह रहा है इक्ता व्यवस्था कौन सी ऐसी विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं थी? तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ठीक है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ठीक है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो सब सही है, सब सही है। कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं। राजस्व जो है सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाती थी भैया, है ना।
जो खालिसा भूमि है उससे जो प्राप्त होती थी आय वो सुल्तान के खाते में जाती थी, है ना। सियासतनामा जो है वो किसकी रचना है? निजामुल मुल्क की रचना है सियासतनामा। ये भी पूछा गया है, सियासतनामा किसकी रचना है? निजामुल मुल्क की। एग्जाम में पूछा गया है ये, है ना। निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क की रचना है सियासतनामा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कितनी बार पूछा गया है, मिलाइए। तबकात नासरी, मिनहाजुस सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, सस्मे सिराज अफ़ीक, तुगलकनामा, इब्न बतूता, हुमायूं, गुलबदन बेगम। इतना आसान था आसान था। तुगलकनामा किसने लिखा है? इब्न बतूता ने थोड़ी लिखा है। तुगलकनामा किसने लिखा है? तो खुसरो ने लिखा है, खुसरो ने लिखा है ना। ये गलत होगा, ये खुसरो सही होगा। खुसरो होता ऑप्शन में तो सही होता। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा ही है, ये तो आप जान ही रहे। तबकात नासरी, मिनहाजुस सिराज कई बार पूछा गया एग्जाम में। तबकात फ़िरोज़ शाही, सस्मे सिराज अफ़ीक कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ था वो आपको बताना है भैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नेटिव मैरिज एक्ट, इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, 1872। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? अंतरजातीय जो विवाह होते हैं उनको मान्यता दी गई थी तथा लड़कियों के और लड़कों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। जो लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी वो न्यूनतम 14 वर्ष की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी, है ना। और इसमें जो है बहुपत्नी प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, बहुपत्नी प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। कितनी निर्धारित की गई थी लड़कियों की? फीमेल की 14 साल और मेल की 18 साल नेटिव मैरिज एक्ट में, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन से पूछ रहा है क्वेश्चन, मिलाने के लिए दे रहा है भैया, मिलाइए। पावना, एका, संथाल, ताना, मिलाइए जरा। पावना विद्रोह कब का है? 1873 से 1885। 1873 से 1885, मिलाइए इसको बी में। पहले में दूसरा एक ऑप्शन मिल जाए सही है। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। तो एका 1922, संथाल 1955-56 कई बार पूछा गया। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ताना भगत 14, बी इज़ द राइट आंसर। कितने क्वेश्चन हुए? 50 क्वेश्चन हो गए हैं भैया, है ना। इनको अच्छे से लगाइए। अगली क्लास में या अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि फिर से 50 क्वेश्चन किया जाए। हम इसको 3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे, 50-50-50। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।